नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा अब बहुत नजदीक आ गई है और इस नजदीक आती हुई परीक्षा को देखकर अब आपको अभ्यास करना और तेज कर देना चाहिए। यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे अनिवार्य है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है और लिखने का आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एक दिन में जितने अधिक हो सके उतने उत्तरों को लिखने की कोशिश करिए और उनका मूल्यांकन भी कीजिए कि आपने कैसा लिखा है और वो मॉडल उत्तर से कितनी हद तक मेल खाता है या कितने नंबर पाने के योग्य है। ये काम आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से मूल्यांकन करवा लीजिए, लेकिन अब इस समय लिखना और उसको चेक करवाना, यही दो काम अच्छे हैं और रिवीजन के लिए सबसे कारगर उपचार भी है। जबानी अगर आप रिवीजन करेंगे, ओरल तरीके से करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। परीक्षा में जब आपको लिखना होगा तो वो चीज़ें हो सकता है स्किप हो जाएं, लेकिन अगर आप लिख कर करेंगे तो आपके दिमाग के साथ साथ आपके हाथों को भी वो याद हो जाएगा और आप वहाँ चूकेंगे नहीं। तो ये काम आपको करना है और शब्द सीमा और जो समय सीमा है दोनों के अंदर रहकर आपको प्रयास करना है, इससे अधिक नहीं जाना है। तो चलते हैं। देखिए, यहाँ समय सीमा जो है वो 3 आवर्स की है, मतलब 3 घंटे की है और मैक्सिमम मार्क्स जो यहाँ मिलने वाले हैं वो 200 हैं। इसके अंदर ही आपको प्राप्त होंगे, तो मैक्सिमम अर्जित करना है। अब चलते हैं आगे। देखिए, सेक्शन ए आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन ए में 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा होती है वो 125 की होती है, यानी थोड़े बड़े आकार के प्रश्न हैं। यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस मिलेगा। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें छोटे छोटे हैं और सेक्शन सी में बहुत ही छोटे हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं। और जो बड़े वाले हैं उनके लिए अंक भी ज़्यादा हैं, 10-10 अंक के प्रत्येक हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ। अब यहाँ पर ड्यूटीज़ हमें डिस्कस करनी है किसकी? तो जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसकी कर्तव्य के बारे में यहाँ उल्लेख कीजिए। वो कौन कौन से काम करता है? तो देखिए, यहाँ पर जब आप इसका उल्लेख करेंगे तो ये एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पदों के बारे में जब आप लिखते हैं तो वहाँ संविधान के अनुच्छेदों का आपको आधार लेना होगा, तो इसके आधार पर आप व्याख्या करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका यहाँ आप देख रहे हैं कि एडवांटेजेस, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है यानी निजीकरण हो रहा है रेलवे का, और रेलवे ही नहीं बल्कि अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं जैसे विद्युत विभाग है या विभिन्न और क्षेत्र हैं, वहाँ पर सरकार निजीकरण का काम कर रही है और ये जो प्राइवेट सेक्टर को सौंपने वाली यहाँ बातें चल रही हैं या ड्यूटीज़ चल रही हैं, ये कितनी सार्थक हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। इसके फ़ायदे भी बता सकते हैं और इसके नुकसान भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके बारे में कहा गया है, रेनेसेंस के बारे में आपको बताना है। और चौथे वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि हीनयान और महायान जो सेक्ट था बुद्धिज्म का, उसके फीचर्स को आपको डिस्कस करना है। इसके बाद 5th नंबर पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको अर्थक्वेक के बारे में बताना है और साथ ही साथ ये बताना है कि अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं, क्यों भूकंप आता है। मतलब भूकंप के कारण अगर आप बताते हैं तो उसमें प्राकृतिक जो इसके कारण है वो बताने होंगे, उसके अलावा मानव निर्मित कारणों को भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ 6वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो भारत का वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्र से समस्या चल रही है, यानी जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं। इसके बाद नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरो के हार वाली योजना है, ये असल में क्या है, ये किस तरह की रणनीति है। यहाँ स्ट्रैटेजी शब्द दिया हुआ है, तो ये स्ट्रैटेजी किस चीज़ के लिए है ये आपको लिखना है। उसके बाद नीति आयोग के बारे में कहा गया है कि ये किस प्रकार से जो प्लानिंग कमीशन था यानी योजना आयोग था उससे अलग है। योजना आयोग आज़ादी के ठीक बाद, मतलब आज़ादी के ठीक बाद जब गणतंत्र की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद देश की उन्नति के लिए, देश को और ज़्यादा विकसित करने के लिए और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए, जो ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था थी उसके उत्थान के लिए इसे बनाया जाता है और इसी के द्वारा, इसी के सौजन्य से पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और ये निरंतर चलती रहती है। तो 12 पंचवर्षीय योजना और ये प्लानिंग कमीशन, कुल मिलाकर इसका दौर चलता है और इसके समापन के बाद इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके साथ साथ 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें पॉजिटिव इफेक्ट हमें लिखना है मनरेगा का। जो रूरल इकोनॉमी है उसमें मनरेगा का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है या इफेक्ट क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। इस प्रकार से टोटल 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में आपको थोड़ा सा खुलकर लिखने की आज़ादी है। इसके बाद सेक्शन बी में देखिए, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 10 प्रश्न दिखाई देंगे और इनकी संख्या तो 10 है लेकिन इनका आकार कम है। ये 50-50 शब्द सीमा वाले हैं और इनके लिए जो अंक निर्धारित है वो 6 है। सेक्शन सी को आप देख रहे हैं। सेक्शन सी में कुल मिलाकर 20 प्रश्न हैं और इसमें 25 शब्द सीमा वाले सभी प्रश्न आपको दिखेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है वो 2 है। 2 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ टिप्पणी नुमा लिखना होता है। सिर्फ जो फैक्ट है
उनको डाल दीजिए, 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये जो TADP प्रोग्राम है इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा आई फ्लोज यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है उस पर आपको लिखना है। इसी प्रकार से नीचे स्वच्छ भारत मिशन पर पूछा गया है, या ऐसे न जाने कितने, जैसे जूनोटिक डिजीज़ के बारे में पूछा है। कोरोना वायरस जब से फैला हुआ है तब से जूनोटिक बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा उनकी चर्चा हो रही है, वो चर्चा में है, तो उनके बारे में पूछ लिया गया है। तो इसमें ज़्यादातर जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो डाले जाते हैं और उसी से प्रश्न आते हैं। जो थियोरेटिकल या स्टैटिकल पार्ट होता है वो आपका सेक्शन A और सेक्शन B में दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, या कोई ऐसे ही छिटपुट फैक्ट ले लेगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। चलिए देखते हैं मॉडल आंसर क्या कहता है। इनकी संख्या टोटल 20 है। पहले सेक्शन A से हम शुरू करेंगे। सेक्शन A जो है इसमें पहला प्रश्न था कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये पद संवैधानिक है, और अगर संवैधानिक है तो इसके साथ अनुच्छेद कौन सा जुड़ा हुआ है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 148, ये जो अनुच्छेद 148 है इसमें कैग का वर्णन प्राप्त हुआ है, और इसमें कहा गया है कि कैग को एक स्वतंत्र कार्यालय के तौर पे अपनी भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है, मतलब इसके बारे में ये लिखा गया है। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का हेड होता है, मतलब इंडियन ऑडिट और जो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है उसका ये मुखिया कहा जाता है। और कैग जो है इसकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, मतलब नियुक्ति से 6 साल या रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 साल की है, तो दोनों में से जो पहले पूरा हो। अगर नियुक्ति का 6 साल हो चुका है और अभी उम्र बची हुई है तब भी इसका पद चला जाएगा, और अगर रिटायरमेंट की एज हो चुकी है और 6 साल अभी नहीं पूरे हुए हैं तो भी इसका पद जो है वो चला जाएगा। तो ये कार्यकाल की पूरी रेंज है। अब यहाँ तक तो हमने इसका परिचय दिया है। जब किसी भी प्रश्न में किसी चीज़ के बारे में या किसी संस्था के बारे में पूछा जाता है तो पहले हम बैकग्राउंड बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है, उल्लेख करना है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, देखिए कैग की जो ड्यूटीज़ हैं और उसकी जो पावर्स हैं उनका ब्यौरा हमें प्राप्त होता है संविधान के अनुच्छेद 149 में, 149 में। देखिए 148 जो है ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इसके बारे में देता है, जैसे अभी हमने दी है, और जो 149 है उसमें इसकी पावर्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो यह ऑडिट करता है, पहला जो इसका काम है वो ऑडिट करना है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि जितना एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत की संचित निधि है उसके बारे में कहा जा रहा है, या फिर जो संघ शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी जो संचित निधि है जहां से विधानसभा का गठन किया गया है, और उन पर किए गए जितने भी व्यय हैं, यानी सरकार के द्वारा जितना भी खर्चा पानी किया जाता है या जितना आय व्यय का हिसाब होता है उसकी देख रेख का काम, उसकी निगरानी का काम ये करता है। जांच पड़ताल करके इसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति फिर उसे प्रस्तुत करता है, ऐसा काम होता है। और भारत या उसके जो राज्य हैं या उसकी जो यूटीज़ हैं वहाँ पर जो आकस्मिक निधि है और सार्वजनिक खाता है उसके लिए जितने भी व्यय किए गए हैं उसके संबंध में ये हिसाब किताब रखता है। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती हैं उनके लिए जो उनके विभाग के द्वारा रखे गए खाते होते हैं उनकी ये जांच करता है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत कुछ लिखने के लिए है, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि अकाउंट केप्ट बाई एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब ये भी एक इसका काम है। तो कुल मिलाकर सरकारी जितना भी आय व्यय का हिसाब है उसकी जांच पड़ताल करने का काम ये कैग का होता है। और यहाँ पर ये जो कैग होता है इसे आप देख रहे हैं, तो यह सरकार के ऊपर एक तरह से अंकुश लगाने वाली संस्था के तौर पे भी काम करता है कि सरकार जनता के पैसे का यहाँ मनचाहा दुरुपयोग नहीं कर सकती, उसका कोई हिसाब किताब करने वाली संस्था ऊपर बैठी हुई है, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसके ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, मतलब लोक लेखा समिति को ये रास्ता दिखाता है और उसी के आधार पर वो क्रियान्वित होती है। ये सब चीज़ें हैं। और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि दस ही रिगार्डेड एज अ गार्जियन ऑफ public pursuit and controls the entire financial system of the country। और ये जितना भी देश का पूरा आय व्यय का हिसाब है वो तो रखता ही है, उसके साथ साथ पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारी कंट्री का है उसको ये अपनी निगरानी में रखता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है। ये चीज़ें हैं और उसे आपको लिखना है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, लेकिन उसके एडवांटेजेस बताने हैं। अब यहाँ ये नहीं कहा है कि इसको डिस्कस करिए, तो एडवांटेज अगर बताने के लिए कहा है तो सिर्फ तारीफ आपको करनी होगी, लेकिन अगर यहाँ पर आपको कहेगा कि कमेंट करिए इस पर या किसी तरह का कोई ब्यौरा दीजिए तो उसमें दोनों चीज़ें लिखनी होंगी। फिलहाल देखते हैं।
तो भारत के बारे में अगर कहा जाए तो इसके पास तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया में, और हाल ही में सरकार ने कुछ हिस्सा इसका जो है वो प्राइवेट सेक्टर में करने का प्लान बनाया। अब इसको लेकर लोगों के मन में दोनों तरह की धारणा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अच्छा है और कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है। देखिए, कुछ मामले में ये अच्छा है और कुछ मामले में खराब है। जो खराबी है वो ये है कि प्राइवेट कंपनियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं, वहाँ परमार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, और जब स्वार्थ के लिए काम करेंगी तो वो जितना भी उनका खर्चा पानी होगा या जितना भी उनके रख रखाव का खर्चा होगा उसको दोगुना चौगुना करके जनता से वसूलेंगी। तो रेलवे का जो भाड़ा है उसमें अनायास वृद्धि होगी, और इतना ज़्यादा खर्चीला अगर रेलवे का किराया हो जाएगा तो जनता इससे भागना चाहेगी। ये भी एक काम है। और भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। फिलहाल देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और हाल तक भारत सरकार के पास इसका पूरा स्वामित्व था। मतलब भारत सरकार ही पूरा इस पर कंट्रोल रखती थी। लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि वर्ष 2024 तक, ये जो टारगेट है ये 2024 तक का है, यहां तक हमें क्या करना है, वर्ष 2024 तक 151 प्राइवेटली रन पैसेंजर ट्रेन्स, जो 151 प्राइवेट निजी क्षेत्र से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन है, उनको लॉन्च किया जाए और ये 109 रूटों पर अपने एरिया को कवर करें। इस प्रकार से योजना चल रही है। और ये कहा जा रहा है इन योजनाओं के बारे में या इन ट्रेनों के बारे में कि निजी मालिकों के द्वारा इन गाड़ियों को खरीदा और रखा जाएगा, और 35 वर्षों तक किराया तय करने की अनुमति भी प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पर ये उसका जो रेंट है, उसका जो भाड़ा है, उसको तय कर सकते हैं, और ये लीज टाइप का होगा या एग्रीमेंट टाइप का होगा। मतलब 35 सालों तक वो ऐसा कर सकते हैं। ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो विवेक राय समिति थी उसका यहाँ ब्यौरा दिया गया है 2015 वाली, उसके द्वारा रोलिंग स्टॉक वैगनों और कोच के निजीकरण का पक्ष लिया गया था, और निजी ऑपरेटरों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की गई थी। ये सब चीज़ें हैं। मतलब इसका हम बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये धारणा आई कहाँ से। अब देखिए, निजीकरण के लाभ क्या है। निजीकरण का पहला लाभ तो ये होगा कि जो यात्री हैं उनको बुनियादी जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो अच्छे तरीके से मिलेंगी। ये आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ यहाँ पे शौचालय होगा, टॉयलेट्स होंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म भी साफ सुथरा होगा, जो गंदगी फैली रहती है। यहाँ पे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा, स्वच्छ साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा भोजन, या जितनी भी बुनियादी सुविधाएं होंगी वो सब अच्छी मात्रा में और अच्छे तरीके से मिलेंगी। इसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीक है, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो रेलवे सेक्टर में आएगी इन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ दुर्घटना और लंबे समय में उच्च जो लागत है उसको कम करने का काम होगा। और ये कैसे होगा, तो कंपनियां जो है वो मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं। मतलब वो अपने हर सामान को मेंटेन रखती हैं, तो इससे जो दुर्घटना होती है, रख रखाव के अभाव में ही दुर्घटना होती है। मतलब कहीं पटरी टूटी रहेगी, कहीं रेलवे के इंजन में कोई दिक्कत होगी, कहीं कुछ समस्या होगी, तो उन सब चीज़ों से यहाँ निजात मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें और लिख दीजिएगा कि कन्फर्म टिकटों की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी, और रेलवे क्षेत्र में जो नौकरी के अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। देखिए, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे तो, लेकिन जो पहले से बनी बनाई नौकरियां हैं वो चली भी जाएंगी। तो यहाँ रोजगार के कोई अवसर बनने वाले हैं नहीं, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें जो है वो सही, बाकी जितनी भी चीज़ें कही गई हैं वो सही हैं, लेकिन उसके बदले में अच्छा खासा पैसा जनता से वसूला जाएगा। जो अभी सस्ते रेलवे के टिकट पर लोग यात्रा कर लेते थे, एक सहज साधन था जो कि पूरे देश को जोड़ने का काम करता था, तो उसमें अभी महंगाई की मार पड़ेगी बहुत अच्छी वाली। इतना हमने देखा। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि द गवर्नमेंट, यहाँ आप देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट टुक अ लॉट ऑफ फ्लैग ओवर इट्स डिसीजन टू प्राइवेटाइज रेलवे ऑन ग्राउंड दैट द कवरेज ऑफ प्राइवेट रन ट्रेन्स वुड बी लिमिटेड टू लुक्रेटिव रूट्स, हाई फेयर्स, यहाँ आप देख रहे हैं, एंड विल रेडर 1000 ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज जॉबलेस इन लॉन्ग टर्म। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रेलवे सेक्टर है उसके प्राइवेटाइजेशन के पीछे जो सरकार की मंशा है, उसको सरकार बार बार कह रही है कि बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है, बड़ा अच्छा होगा, रेलवे की उन्नति होगी और देश की उन्नति उसके पीछे पीछे होगी, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन पीछे का जो इसके पीछे छिपी हुई चीज़ें हैं वो क्या है? पीछे की छिपी हुई बात यह है कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब जाएगी, नौकरी जाएगी। उसके साथ साथ अगर उनके पास नौकरी रहती भी है तो जो सरकारी सेक्टर की सुविधाएं उन्हें मिल रही थी या उनके जो अधिकार थे वो हट जाएंगे, और कंपनियां निजी क्षेत्र में उन्हें ले जाकर उनका शोषण करेंगी। मतलब मान लीजिए रेलवे के जिस हिस्से पर किसी निजी कंपनी का अधिकार होने जा रहा है, वहाँ पहले से ही आप कोई गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो, मतलब किसी सरकारी कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हो। अब जब कंपनी ने उस क्षेत्र को अपने दायरे में लिया तो आप उस कंपनी के हो जाएंगे, या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब आप अगर उस कंपनी के लिए काम करेंगे तो आपको कंपनी की शर्तों पर चलना होगा, और कंपनी कोई भी प्राइवेट सेक्टर की हो वो सरकारी जैसी नहीं हो सकती, वो शोषण करती है
आपसे हड्डी तोड़ काम लेगी और उसके बदले में आपको पैसा थोड़ा सा देगी, ये काम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही विद्युत विभाग में भी हो रहा है और उसका विरोध हो रहा है। बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बेरोजगार होने के कगार पे हैं। तो किसी की रोजी रोटी छिन जाए ये अच्छी बात नहीं है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ महंगे किराए की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाड़ा बढ़ेगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बहुत सारे यात्री जो होते हैं वो ट्रेन पर निर्भर होते हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जहां फायदा होगा, मतलब जिस रूट पर ज़्यादा यात्री इन्हें मिलेंगे उसी रूट पर ट्रेनों का संचालन करेंगे। तो बाकी जो दूर दराज वाले लिंक एरिया हैं वो कहाँ से जुड़ेंगे इससे? तो इससे बाकी लोगों को दिक्कत होगी, यानी इनका रूट सीमित हो जाएगा। जहाँ इन्हें फायदा पहुंचेगा वहीं काम करेंगे। तो ये स्वार्थ के वश में होकर काम करने वाली कंपनियां होती हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो वो पहले अपना फ़ायदा देखता है। तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी हैं। फ़ायदे की तुलना में अगर देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। चलते हैं आगे। यहाँ नीति आयोग के बारे में कहा जा रहा है कि नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेड दैट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे विल मार्क द पैराडिम शिफ्ट इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास सर्विस। मतलब इनका ये कहना है कि वर्ल्ड क्लास सर्विस हम अवेलेबल कराएंगे और जो पैसेंजर ट्रेन है उनका ऑपरेशन बड़े अच्छे तरीके से होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा भिन्न है। जो संचालन अभी हो रहा था वो काफ़ी अच्छा था, बस उसी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी। इसी में अगर रिफॉर्म किया गया होता या सुधार किए गए होते तो यही सेक्टर बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सौंपने की बात चल रही है। खैर, जो नीति निर्माता होते हैं वो बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ सोच कर ही किया होगा। चलते हैं आगे। देखिए, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि हाईलाइट द फीचर्स ऑफ इंडियन रेनेसेंस। जो रेनेसेंस है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है और इसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल। और इसी को हम लोग रिन्यूअल के तौर पे भी देखते हैं, मतलब फिर से जन्म होना या फिर से नया होना, इसका यही मतलब है। और भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में होती है और भारत में इसे आने का जो कारण है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही थी। फ्रांसीसी क्रांति से यहाँ का जो पुनर्जागरण था वो ज़्यादा प्रभावित होता है। हालांकि पुनर्जागरण की जो घटना है, रेनेसेंस का जो प्रोसेस है, वो पूरी दुनिया में होता है, अलग अलग समय पर होता है, लेकिन हमारे देश में जो इसका प्रभाव होता है वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण उत्पन्न दिखाई देता है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी और जो फ्रेटर्निटी थी उसको आधार बनाकर इसे काम दिया गया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो है वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आधार था उसको आपको इसमें लिखना होगा। तो पुनर्जागरण या पुनरुद्धार की जो घटना थी वो इसी से प्रेरित थी। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि शिक्षित मध्यम वर्ग जो था उसके उदय और ज्ञान को, इसके अलावा कला और विज्ञान के विकास, राष्ट्रवादी भावनाओं की वृद्धि का ये परिणाम था। पश्चिम से प्रभावित होकर इसने भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया। तो ये समझ लीजिए कि इसमें पश्चिमी जो पुनर्जागरण की घटना हुई थी उससे प्रभावित होकर हमारे देश में पुनर्जागरण यानी रेनेसेंस का प्रोसेस शुरू होता है। और यहाँ पर पढ़े लिखे जो युवा वर्ग थे या लोग थे उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और इसमें कुछ योगदान अंग्रेजों का भी था, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म है उसमें आप राजा राम मोहन राय को नहीं भूल सकते। सती प्रथा के संबंध में जो उन्मूलन वाला काम था उसमें इन्होंने योगदान दिया था। इसके अलावा इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन या जो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर वाली एजुकेशन है वो लोग सीखें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें। हालांकि अपनी भारतीय संस्कृति को भूल जाएं ऐसा इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि दोनों का आपस में लिंक हो और हम आधुनिक विचारों से प्रेरित हों। इसके अलावा यहाँ पर अक्षय कुमार दत्त को आप लिख सकते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट को जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी जो उस समय की तत्कालिक घटना थी जो कि समाज में जागृति लाने का काम करती हैं उन्हें आप इसमें डाल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो वुमेन रिफॉर्म हुए थे उन्हें डाल सकते हैं। मतलब महिलाओं की जो दशा उस समय शोचनीय बन गई थी उसको सुधारने के लिए अलग अलग समाज सुधारक आते हैं और विभिन्न अधिनियम उन्हीं के प्रयासों से पारित होते हैं। इसमें अंग्रेजों का भी योगदान होता है और इस तरह से महिलाओं की दशा में काफ़ी हद तक सुधार आता है। एकदम से सुधरती तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव आता है, इसे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें इम्फेसिस ऑफ ह्यूमनिज्म यानी जो मानवीयता की भावना है उसका प्रसार होता है। अपलिफ्टिंग ऑफ स्टेटस ऑफ दलित यानी दलितों की जो स्थिति है उसके उन्नयन का प्रयास किया जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। यानी बुद्धिज्म का जो हीनयान और महायान वाला सेक्ट था उसके हमें फीचर्स बताने हैं। तो इसमें आप फीचर्स क्या बताइएगा? देखिए, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसके द्वारा बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो जाते हैं और ये दो अलग अलग सेक्ट जो हैं ये हीनयान और महायान के नाम से जाने जाते हैं। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में होती है। और कुंडलवन कश्मीर में जब इसका आयोजन होता है तो उस समय शासनकाल होता है कनिष्क का, और कनिष्क के ही नेतृत्व में या ये कहा जाए कि उसी के संरक्षण में ये आयोजित होती है और अध्यक्षता यहाँ पर दूसरे व्यक्ति करते हैं।
और जब दो सेक्ट इसके बढ़ते हैं तो उसमें से हीन यानी जो होते हैं वो बड़े परंपरावादी होते हैं। बुद्ध जिधर रास्ता दिखा कर गए थे उसी रास्ते पर चलेंगे, जरा भी 2 इंच इधर उधर नहीं होंगे। और ये बड़े रूढ़वादी होते हैं, मतलब एकदम से जो कट्टर बातें होती हैं उनको मानते हैं। जबकि खुले विचार वाली जो शाखा होती है वो महायान के रूप में अलग हो जाती है। और कनिष्क जो कि कुषाण वंशीय शासक था वो महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा वाले जो होते हैं ये बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान की तरह या एक दिव्य आत्मा की तरह से पूजते हैं। मूर्ति पूजा इसमें प्रचलित है। और जो महायान शाखा है ये ज़्यादातर हिंदू धर्म से मिलती जुलती है, मतलब सनातन सभ्यता से इसका काफ़ी हद तक मैच होता है। और इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप एकदम से बौद्ध भिक्षु बन जाइए और बिल्कुल अपने शरीर को कष्ट दीजिए तभी आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसमें यह कहा गया है कि आप गृहस्थ रहते हुए भी, घर में रहते हुए, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और निर्वाण के उत्तरभागी बन सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो महायान शाखा की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं और हीनयान की ओर कम लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो सरल काम खोजती है, कठिनाई की ओर नहीं जाती है। अब यहाँ पर फीचर्स देख लीजिए हीनयान के और महायान के। तो हीनयान के हिसाब से अगर देखा जाए तो हीनयान के हिसाब से बुद्ध एक साधारण इंसान थे, एक महापुरुष की तरह से उन्हें लिया जाता था और उन्होंने अपने कर्तव्यों और अपने कर्मों का पालन करके निर्वाण की प्राप्ति की थी, इसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध की मूल शिक्षाओं का इसमें पालन किया जाना चाहिए। आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ये सब चीज़ें हीनयान में। और इनके जो धर्म ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसे भी आप डाल सकते हैं। हीनयान संप्रदाय प्रकृति में रूढ़िवादी था और मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करता था। इसकी सबसे बड़ी जो इसमें अंतर पाया जाता है हीनयान और महायान में, वो मूर्ति पूजा में भरोसा न करना है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि हीनयान का जो स्वरूप था उसमें वैभाषिक और सौतांत्रिक जैसे 2 संप्रदाय बाद में बढ़ते हैं, यानी इसके भी टुकड़े होते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। और सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया था और इसका प्रसार हमें मिलता है श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में और कंबोडिया में, इन देशों में दिखाई देता है। महायान की तरफ चलते हैं। तो महायान के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया है और प्राणी जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है। और यह कहा गया है कि यह संप्रदाय आंध्र प्रदेश में नागार्जुन के द्वारा शुरू किया गया था और बुद्ध को भगवान के अवतार के रूप में इसमें देखा जाता है। और जो इस संप्रदाय के अनुयायी होते हैं उनको बोधिसत्व कहा जाता है, जो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करते हैं और इसके अलावा मनुष्य के कष्टों से जो सार्वभौमिक मुक्ति है उसमें भरोसा करते हैं। इसके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए, इनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, संस्कृत है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ आइडल वर्शिप फेमस है, मतलब प्रचलित है। ये सोल और रीबर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिलीव करते हैं, उसमें इनका भरोसा है। और इसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद करके 2 सेक्ट डिवाइड होते हैं। अब इसका जो प्रसार है वो चाइना, साउथ कोरिया, तिब्बत और जापान में दिखाई देता है। इस प्रकार से आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए हीनयान के बारे में कहा गया है कि हीनयान स्कूल डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स एंड महायान कंटिन्यू टू फ्लोरिश। एट प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट फॉलो अक्रॉस द वर्ल्ड बिलोंग टू महायान सेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों जो सेक्ट थे, यानी दोनों जो पंथ थे, उनमें यही बड़ा अंतर था। हीनयान बड़े ही रूढ़िवादी और परंपरावादी थे, कठोर नियम कायदों को मानने वाले थे, तो ये बहुत समय तक चल नहीं पाते। दुनिया आसान चीज़ को अपनाना चाहती है, तो लोग जो है वो महायान की तरफ झुकते हैं। और वर्तमान में जितने भी बौद्ध लोगों को आप देखते हैं उसमें से मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो महायान संप्रदाय की ओर झुकी हुई है, यानी उसी को मानती है। ये हमने देखा। अब इसके बाद जरा 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ भूकंप पर जो पूरा क्वेश्चन है वो बेस है। पूछा यह गया है कि भूकंप क्या होते हैं और इनके आने का कारण क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह जब कांपने लगती है, मतलब सडन उसमें जो शेकिंग है अर्थ के सरफेस पर वो होती है, तो यही चीज़ अर्थक्वेक कहलाती है। और इसमें जो सतह होती है उसमें स्खलन की घटना भी हो सकती है, दरार पड़ सकती है, अंदर से कुछ उद्गार निकल सकता है जैसे ज्वालामुखी में निकलता है, तो वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और नीचे की जो एनर्जी होती है, अंदर जो ताप और दाब होता है, गर्मी होती है, वो एनर्जी का ही रूप है, तो वो बाहर आना चाहती है और उसी के प्रयास में जो भूपर्पटी है यानी अर्थ की क्रस्ट है वो कांपने लगती है। ये चीज़ें हैं, इसी स्थिति को हम भूकंप कहते हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता है उसको नापने के लिए कुछ पैमाने होते हैं, जैसे कि मर्केली स्केल है, रिक्टर स्केल है। तो रिक्टर स्केल पर प्रायः इसको नापा जाता है। और जो अर्ध पिघलित परत पर तैरने वाली टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो ऑलवेज स्लोली मूव करती हैं। लेकिन जो अर्थक्वेक है उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जो प्लेटें होती हैं वो अचानक तेज गति से मूवमेंट करने लगती हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। और चढ़ने के कारण जो नीचे वाली प्लेट होती है, जैसे मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट दो है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, सपोज दैट,
तो एक दूसरे से टकराएंगी और टकराने के बाद एक जो है वो नीचे दब जाएगी और एक जो है वो ऊपर चढ़ जाएगी। जो नीचे दबेगी वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण या तो पिघल जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगी। मतलब इसके साथ देर सवेर ऐसी ही स्थिति होती है। अंदर जाकर जब वो पिघलती है ताप और दाब के प्रभाव से, तो अंदर एक मैग्मा का जो चैम्बर है वो क्रिएट होता है। और यही मैग्मा चैम्बर, जब इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वह एनर्जी बाहर निकलना चाहती है और बाहर निकालने के लिए फिर एक दरार बनती है और वहाँ से उद्गार होता है। और अगर दरार न भी बने तो भी यहाँ पर जो अर्थ की क्रस्ट है वो अस्थिर हो जाती है। ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भूकंप के प्रमुख कारण क्या हैं। तो कारण में टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट जो है ये सबसे मुख्य कारण होता है। मुख्यतः जो भूकंप है उनके आने के पीछे यही रीज़न होता है। ज्वालामुखी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी टेक्टोनिक मूवमेंट से ही जुड़ी हुई हैं, उससे अलग नहीं है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियाँ, मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, आप जानते हैं। तो वह भी अर्थ की क्रस्ट पे बहुत भीषण दबाव डालती है और इससे भूकंप आने की संभावना प्रबल हो जाती है और आसपास के एरिया में भूकंप आ भी जाता है। जमीन के अंदर खोद कर सुरंगों का निर्माण किया जाता है, अंदर से खुदाई करके जमीन को खोखला बनाया जाता है, तो यह भी भूकंप के लिए उत्तरदायी कारण है। या डैम बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं, और बहुत सारा पानी स्टोर करके किसी जलाशय में रखा जाता है कृत्रिम तौर पे। तो वहाँ जो सतह होती है पृथ्वी की नीचे वाली, उस पर पानी का अनावश्यक दबाव बनता है, तो इससे भी भूकंप आने की संभावना होती है। मुंबई में जो कोयना वाला दुर्घटना हुई थी उसको आप सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब मानव निर्मित जो भूकंप है वो भी आ सकते हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट हैज़ ट्रिगर्ड नाइबरहुड ट्रबल फॉर इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स। मतलब भारत के जो पड़ोसी हैं वो भारत को क्यों परेशान कर रहे हैं, ये हमें लिखना है। मतलब पड़ोसी देशों के साथ ऐसा कौन सा झगड़ा चल रहा है। तो देखिए, भारत की जो विदेश नीति थी उसके हिसाब से 1990 के बाद इसमें विस्तार होता है, जब हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ते हैं, अपने दरवाजे दूसरों के लिए खोलते हैं और आर्थिक बदलाव के लिए निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी जो घटनाएं हैं, उदारीकरण जैसी जो यहाँ पे वृत्तियां हैं, उनको अपने अंदर बुलाने के लिए, आत्मसात करने के लिए अपने दरवाजे हम खोलते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में आसपास की जो चीज़ें हैं, मतलब आसपास के जो परिक्षेत्र हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोगों के स्वभाव बदल रहे हैं। लोग का मतलब यहाँ देशों से है। देश जो है वो अपनी पुरानी मित्रता को छोड़कर किसी और की तरफ मुखर हो रहे हैं या मुड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, चीन इस समय पक्का परेशान करने वाला शत्रु बना हुआ है हमारा, है तो पड़ोसी, और उसने आसपास के जितने छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या इस प्रकार के और भी हैं, नेपाल है, इन्हें अपनी तरफ मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत के ऊपर दबाव बना सके और भारत उसके दबाव में आकर उसके हिसाब से चले, अपने से उन्नति करने का प्रयास न करे। क्योंकि चीन जो है वो महाशक्ति बनना चाहता है, उसका अंतिम लक्ष्य यही है। और इसीलिए अब उसका जो कंपटीशन है वो अमेरिका से चल रहा है। उसका जो असली कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ है। ये समझना भूल है कि वो भारत के साथ कंपटीशन कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत और बड़ी है, हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। ये एक मानी हुई बात है, फैक्चुअल चीज़ है, और यहाँ किसी चीज़ की तारीफ नहीं की जा रही है, ये सही बात है। और इस वजह से अब वो चाह रहा है कि वो अमेरिका से ऊपर हो जाए, यानी दुनिया में महाशक्ति सबसे पहले नंबर पर वही गिनी जाए। और इसके लिए वो आसपास के जो देश हैं उन्हें यूज़ करना चाहता है, उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहता है, उनके रास्तों का इस्तेमाल करना चाहता है, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहता है, और हाँ, उनके बाज़ारों का भी इस्तेमाल करना चाहता है। इनके जो मार्केट हैं, जैसे भारत का है या पाकिस्तान का है या जितने भी हैं, तो इनके जो मार्केट है इनको भी यूज़ कर रहा है। यहाँ अपने चाइनीज़ सामानों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा बटोरता है। जैसे भारत में ही बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन अभी तो कुछ हद तक उसमें कमी आई है। हालांकि एकदम से हम चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अपनी निर्भरता को जीरो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। तो ये सब बातें हैं, और कुल मिलाकर चीन हमारे ऊपर दबाव डालना चाह रहा है। उससे हमारी प्रतिस्पर्धा है ही नहीं है, उसकी प्रतिस्पर्धा हमसे नहीं बल्कि अमेरिका से है। इसे आप देख सकते हैं। फिलहाल तो वह जितने भी पड़ोसी हैं उनको अपनी ओर मिलाकर और उन्हें तरह तरह की चीज़ें करने के लिए उकसा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल ने अभी नया नक्शा जारी किया था, उसके बाद इसी क्रम में पाकिस्तान भी अपना नया नक्शा जारी करता है। बांग्लादेश के साथ हमारा जो नदी जल विवाद चल रहा है उसका वो पूरा लाभ ले रहा है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पर दावा कर रहा है, हमारे अलग अलग भूभाग पर वो दावा करता ही जा रहा है, जबकि अक्साई चीन के रूप में उसने हमारे बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया है। तो ये दादागिरी तो पहले से ही करता है। जो इंडो चाइना वार हुआ था उसमें आपने इसकी दादागिरी देखी थी, वो तो बाहर से हस्तक्षेप हुआ तब जाकर युद्ध रुकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस वजह से हमारी सीमाओं पर हमेशा ही अशांति बनी रहती है। लेकिन इस समय वो वातावरण कुछ ज़्यादा ही अशांत हो गया है। अच्छा, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यानी स्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ तो है ही है, उसके अलावा नीचे की जो हमारी तटरेखा है हिंद महासागर के रूप में प्रकृति के द्वारा हमें बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। मतलब
हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसके सहारे हम खुला उन्मुक्त व्यापार कर सकते हैं, बहुत सारे खनिज संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं, समुद्री उत्पादों का बेहिसाब तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हमारा अधिकार क्षेत्र काफी व्यापक है। लेकिन वहां पर भी चीन हमें घेरने का प्रयास कर रहा है। आप देख लीजिए, इसने 3 बेस बना रखे हैं। 3 बेस किस प्रकार के? इस प्रकार से, जैसे भारत का नीचे का हिस्सा बना लीजिए तो एक बांग्लादेश हो गया, एक नीचे श्रीलंका हो गया और इधर पाकिस्तान हो गया। इस तरीके से इसने तीनों जो आसपास के एरिया हैं उनको आपस में लिंक कर दिया है और यहाँ अपने बेस बना रखे हैं ताकि ये भारत पर पूरा अपना नियंत्रण रख सके। ये चीज़ है। तो आगे आप देखिएगा जो नेकलेस ऑफ डायमंड या डायमंड के हार वाली योजना है भारत की, वो इसी के जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। तो ये सब हमारे पड़ोस की स्थितियां हैं। पहली चीज़ तो अनसेटल्ड बाउंड्रीज हैं, पहली चीज़ है। और नेपाल और जो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हैं उनको अपना नक्शा जारी करके और भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने के लिए ये चीन ही उकसा रहा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर चीन के द्वारा ही उसको उकसाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। देखिए, आज़ादी के बाद से नेपाल और भूटान जैसे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, ये हम इसमें देख रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, चीन की वजह से, चीन के प्रभाव से इनमें खटासें पड़ती हैं और इस समय इनकी जो वफादारी है वो उधर ही झुकी हुई दिखाई देती है, इसे आप देख रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के कारण, चूंकि हमारे देश का बंटवारा कैसे हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, तो धर्म के आधार पर जब भी विभाजन होता है तो वो दरार जो है वो हमेशा चौड़ी ही रहती है, कभी पड़ती नहीं है। और वही हाल है पाकिस्तान का या जो बांग्लादेश वाला विवाद है उसके साथ, उसको हम जोड़कर देख सकते हैं। और चाइना वाली समस्या को आप लिख ही सकते हैं। अस्थिर सीमाओं में अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख दीजिएगा कि नेपाल के साथ काला पानी क्षेत्र जो है और पाकिस्तान के साथ LOC जो है उस पर विवाद हमेशा रहता है। और नदी जल बंटवारा जो है इसको लेकर मतभेद, जैसे कि बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी वाला जो विवाद है उसको आप जोड़ सकते हैं। बीजिंग की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उसको आप जरूर जोड़िएगा इसमें। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पर जो चीन का नियंत्रण हो गया है उसको आप इसमें देख सकते हैं। पूरा हिमालयी क्षेत्र चीन अपने कब्जे में ले रहा है और विश्व में शक्ति गलियारे का जो समीकरण है वो बदल रहा है और भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, उसको आप देख रहे हैं। ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहां कहा जा रहा है, इसे आप देख पा रहे हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिफाइन प्रिसिशन फार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स वेरियस एडवांटेजेस। मतलब यहाँ पर कहा गया कि जो परिशुद्ध कृषि है उसको परिभाषित कीजिए और इसके अलग अलग फायदों को बताइए। तो यह होती क्या है और इसके फायदे क्या हैं, दोनों आपको बताना है। देखिए, सटीक कृषि का मतलब ये होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT जो है उसका इसमें भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाए और इसमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि GIS कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, यानी GPS की बात हो रही है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग जो वायरलेस नेटवर्क है उसकी बात कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस इसमें यूज़ की जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। दिस टेक्निक हेल्प इन बेटर एंड इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इंक्रीज कॉर फील्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो टेक्निक है इससे बड़ी मात्रा में हम प्रभावी तरीके से जो फसल की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं और अच्छी मात्रा में उससे मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा सटीक खेती जो होती है उसमें क्या होता है, तो खेत में सेंसर लगाए जाते हैं और ये जो सेंसर होते हैं ये हर चीज़ का अनुमापन करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाएंगे, कब कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कब कितना इसमें कीटनाशक की आवश्यकता है, कितनी ज़मीन में कितना पानी देना सही रहेगा। इस प्रकार के जो आकलन है वो करके ये किसानों को बताते हैं और उसी आधार पर काम करने पर लाभ पहुंचता है, इसे आप लिखिएगा। इसके अलावा सटीक खेती के फायदे क्या है, तो इनपुट लागत इसकी बहुत कम होती है, जो इनपुट इसका आता है पूरा वो काफ़ी कम होता है और उसकी तुलना में फ़ायदा ज़्यादा होता है। मिट्टी का अपरदन इससे रुकता है। इसके अलावा सही मात्रा में जो फसल है उसको जल और उर्वरक प्राप्त होता है, यानी न तो अधिक प्राप्त होता है न कम प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि किसानों को उनके खेतों की पोषक आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है, संसाधनों की बर्बादी कम होती है, ये भी एक फायदा है, और उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है। सही समय पर सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना सुनिश्चित किया जाता है। यह सब इसके फायदे हैं। और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों को अपनाना ये काफ़ी लाभदायक कदम हो सकता है। 2022 तक जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही जा रही है उसमें भी ये कारगर कदम सिद्ध हो सकता है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर नेकलेस ऑफ डायमंड, देखिए अभी जो पीछे चर्चा हो रही थी वही आ गया। नेकलेस ऑफ डायमंड ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है और ये असल में क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेट नाम की योजना पर काम कर रहा है और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेट है यानी मोतियों के हार वाली नीति है, इसका सामना करने के लिए भारत नेकलेस ऑफ डायमंड की जो नीति है उस पर काम कर रहा है।
भारत की इस रणनीति का लक्ष्य है एक ऐसा काउंटर अटैक का घेरा तैयार करना जिसमें कि चीनी विस्तार जो है वो मात खा जाए, यानी पीछे हो जाए। और चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत यहाँ आप देख लीजिए 3 इसने बेस पॉइंट बनाए हैं पूरे भारत को नीचे से घेरने के लिए। बांग्लादेश में चित्तगोंग है, इसी प्रकार से आप देखिएगा कराची वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ग्वादर बंदरगाह के तौर पे, और कोलंबो और हम्बन टोटा यहाँ श्रीलंका वाला क्षेत्र है। मतलब तीनों को यहाँ लिंक करके रखा हुआ है ताकि वो समुद्र में भारत पर शिकंजा कस सके इस प्रकार से। और भारत में कूटनीतिक संबंधों और नौसैनिक ठिकानों के बारे में अगर कहा जाए तो उसको अपने इन स्थानों पर बढ़ाने की योजना बनाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ चांगी नेवल बेस है नीचे, ये सिंगापुर का है, या साबांग पोर्ट है इंडोनेशिया का। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि डुकम पोर्ट है, या आशुम्पशन पोर्ट द्वीप वाला क्षेत्र है, ये आइलैंड वाला एरिया है। ये सेशल्स का है, तो सेशल्स वाले एरिया से भी भारत इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट है, ये ईरान वाला है। तो रणनीतिक रूप से चुने गए इन नौसैनिक अड्डों पर सीधी पहुंच बनाने के अलावा भारत मंगोलिया द्विपक्षीय एयर कॉरिडोर परियोजना, जापान का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर वाला जो प्रोजेक्ट है उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वियतनाम, यहाँ पे भारत ने भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और 4 पेटेंट नौकाओं को बेच दिया है। तो आसपास के जो पड़ोसी हैं जो कि सीमावर्ती तटवर्ती हैं, जो कि हिंद महासागर में अपनी सीमा रेखाओं को यहाँ रखते हैं, उनके साथ भारत अच्छे संबंध बना रहा है ताकि एक घेरा चीन के लिए भी तैयार हो सके। चीन हमको घेर रहा है तो हम उसको घेरने की कोशिश कर सकते हैं और एक सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं। तो जवाबी कार्रवाई के तौर पे यहाँ देखा जा रहा है इसे, आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो नक्शा बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद 9वें नंबर वाले प्रश्न में ये पूछा गया था कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में फ़र्क क्या है। यहाँ हम लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं कि प्लानिंग कमीशन का ही स्थान नीति आयोग ने लिया है, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली में अंतर है। कैसा अंतर है? तो देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्लेस करके ये आता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ जो SDGs हैं जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में नीति आयोग काफ़ी हद तक सहयोग करेगा, ये भी इसका उद्देश्य है। तो यहाँ प्लानिंग कमीशन से थोड़ा सा इसका दायरा विस्तृत है, काम वही है लेकिन बड़े दायरे में। लेकिन जो कागजी अंतर है वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि डिफर फ्रॉम प्लानिंग कमीशन इन न्यूमरस वेज, यानी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि ये प्लानिंग कमीशन से अलग है। और सम ऑफ मेन डिफरेंसेस, अब इसमें से कुछ जो मुख्य अंतर है उन्हें आप लिख दीजिएगा कि प्लानिंग कमीशन कुड इम्पोज पॉलिसीज एंड इट्स प्रोजेक्ट ऑन स्टेट्स बट नीति आयोग इज मेयरली ऑन एडवाइजरी बॉडी। मतलब यहाँ पर क्या होता था, प्लानिंग कमीशन जो होता था वो काम करता था, उसके पास कुछ बड़े अधिकार होते थे, लेकिन नीति आयोग सिर्फ सलाहकारी संस्था है, वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ सलाह देता है। और उसके जो सजेशन होते हैं वो किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होते। और प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा जाए तो उसके पास एक पावर थी एलोकेट फंड, यानी फंड को एलोकेट करने की टू स्टेट गवर्नमेंट्स, बट पावर फॉर एलोकेशन ऑफ फंड आर नॉट गिवन टू नीति आयोग। लेकिन ये जो पावर है ये नीति आयोग के पास नहीं है। यानी शक्तियों के मामले में अगर देखा जाए तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के आगे बच्चा है। योजना आयोग के पास इससे कहीं ज़्यादा पावर थी, मतलब उसे दी गई थी। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है दोनों के बीच का अंतर, कि इसमें विस्तार नीति आयोग का ज़्यादा दिखाई देता है और जो प्लानिंग कमीशन है उसका कम दिखाई देता है। लेकिन असल में ज़्यादा विस्तार प्लानिंग कमीशन का ही था, उसके पास अधिकार क्षेत्र था, वो जैसे चाहे वैसे योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सलाह देने वाली एक संस्था के तौर पर नीति आयोग का गठन होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, इसमें नीचे आप देख रहे हैं, नीति आयोग फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाई कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग स्टेट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म वाट एवर, माफ कीजिएगा, वेयर एज स्टेट हैड नो एक्टिव रोल अंडर प्लानिंग कमीशन। मतलब यहाँ पर राज्यों को भी नीति आयोग ने अपने में जोड़ा है, उनकी भी बराबर भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इससे पहले प्लानिंग कमीशन जो था उसमें इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी नहीं हुआ करती थी। तो देखिए, सक्रिय भागीदारी तो होती ही थी, पहले भी होती थी, अभी भी होती है। पहले का जो प्रोसेस था उसमें योजना आयोग इसे अपनी मुट्ठी में लेकर चलाता था। अभी नीति आयोग जो है इसको राज्यों और सरकारों के हवाले कर देता है कि आप मानिए या ना मानिए, इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो ये मानिए और ना मानिए वाली जो बातें होती हैं ये थोड़ी सी घातक होती हैं। अगर मान रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, सलाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर नहीं मान रहा है तब तो वहाँ मनमानी की गुंजाइश बन जाती है। इसके बाद नीति आयोग के बारे में कहा जाए तो इसने बॉटम अप जो अप्रोच है उसको फॉलो किया है, जबकि जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप अप अप्रोच को फॉलो करता था। यानी ये नीचे से शुरू कर रहा है और प्लानिंग कमीशन ऊपर से शुरू कर रहा था, लेकिन दोनों के काम जो थे वो सुधारवादी थे।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ जो 10वें नंबर का प्रश्न है, इसमें मनरेगा के पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको बताने हैं। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट जो है अधिनियम, उसको हमें यहाँ पर बताना है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ता है ये भी बताना है। तो देखिए यह जो रूरल एम्प्लॉयमेंट का गारंटी वाली स्कीम थी, इसकी स्टार्टिंग होती है 25 अगस्त 2005 को और इसे एक लीगल राइट के तौर पे देखा गया, यानी यहाँ पर 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जाएगा, शुरुआत में ऐसा कहा गया। और ये जो 100 डेज थे ये SC ST समुदाय के लिए 150 के तौर पे देखे गए, यानी उन्हें 150 दिन का। और ये कहा जा रहा है कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, तो यहाँ पर इसके फायदे जो है उसको लिख दीजिए। देखिए यह योजना जो है इसके 1/3 लाभार्थी जो है वो महिलाएं होंगी, ऐसा कहा गया। तो महिलाओं को थोड़ा रोजगार और आर्थिक सहायता यहाँ से प्राप्त हो जाती थी और मजदूरों की आय में वृद्धि होती थी और आबादी को आजीविका के साथ नए अवसर प्रदान होते थे, ये भी सही है। प्रचंड बेरोजगारी में कमी आती थी और बुनियादी ढांचा के विकास पर ही पूरी योजना केंद्रित थी। मतलब मनरेगा के तहत कुछ काम करवाते थे, तो जो काम होता था वो विकास के ढांचे में योगदान ही देता था, जैसे पोखरे खुदवाना, पेड़ लगवाना, सड़कों का निर्माण या कुछ भी जो सरकारी कामकाज होता था, निर्माण कार्य होता था, उसमें इन्हें लगा दिया जाता था। और जब गाँव वालों के पास खुद का काम होगा, पैसा मिलेगा उन्हें घर बैठे अपने आसपास ही काम मिल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो काम की तलाश में शहर की ओर नहीं आएंगे, सरकार का ऐसा सोचना था। तो ये एक चीज़ इसमें जुड़ी हुई थी, इसे आप डाल सकते हैं। और इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसमें प्रोत्साहन पैकेज के तहत मनरेगा के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेटेस्ट वाला जो है उसको इसमें इन्वॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। इसमें 50 शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं। पहला जो है इसमें कहा जा रहा है डिफाइन वाटर अटैक। ये जो वाटर अटैक है ये क्या चीज़ है? इसे जल अताशे कहा जाता था, माफ कीजिएगा, वाटर अताशे यानी जल अताशे के बारे में कहा गया, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। देखिए डिफाइन वाटर अताशे, तो ये क्या है? इजराइल ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास में जल अताशे नाम का एक विशेष राजनयिक प्रोफाइल बनाने की घोषणा की है और इसका जो कार्यालय है ये जनवरी 2021 से शुरू होगा और इसके माध्यम से इजराइल जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में, यानी जो वाटर मैनेजमेंट वाला सिस्टम है उसमें, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें ये भारत की सहायता करेगा और दोनों देश अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों को आपस में ट्रांसफर करेंगे, साझा करेंगे। ये इसके पीछे का योजना है। और यह जो अताशे है, जिसे कि आप अभी अटैक के तौर पे देख रहे थे, ये अताशे जो है ये फ्रांसीसी शब्द है और इसका मतलब होता है एक स्पेशल ऑफिसर, या इसका मतलब आप एम्बेसडर के तौर पे भी ले सकते हैं। मतलब इसे राजदूत के अधीन काम करवाया जाता है, लेकिन इसे एक मोटे राजदूत के तौर पे ही देखा जाता है। कुल मिलाकर एक विशिष्ट अधिकारी के तौर पे आप इसे समझिए। और यहाँ पर ये वाटर अताशे के तौर पे दिखाया गया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो इजराइल ने इससे पहले भारत में कृषि अताशे की स्थापना भी की है, यानी जो इससे पहले वाली स्कीम थी वो कौन सी थी? एग्रीकल्चर अताशे की थी, उसे भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है। तो बायोफोर्टिफिकेशन में क्या किया जाएगा? जो फूड प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है उसमें खाद्य पदार्थों के अंदर ही इस प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश कर दिया जाएगा कि ऊपर से आपको कोई सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता ना पड़े। जो दैनिक आपका खाद्य पदार्थ है उसी के द्वारा आपके भोजन की जितनी भी पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और यहाँ पर जो फूड और हेल्थ वाली पॉलिसीज़ हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं और फूड मैन्युफैक्चरर्स ये इसमें इन्वॉल्व हैं। और बायोफोर्टिफिकेशन का वही लक्ष्य है कि जो डाइटरी डिफिशियंसीज हैं लोगों के बीच में, यानी भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनका अभाव होता है और उससे तरह तरह के हीनताजन्य रोग होते हैं, तो उनसे लोगों को निजात प्राप्त हो सके। तीसरे नंबर के प्रश्न में अटल भूजल योजना के बारे में कहा गया है, तो इसे देख लीजिए। 25 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था और भूजल प्रबंधन की एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है भारत के 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन को सुधारना और करीब 6,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसके लिए डिसाइड किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए जो है वो विश्व बैंक से कर्जे के रूप में प्राप्त हुए हैं, जबकि जो 3,000 करोड़ रुपए हैं वो भारत सरकार की ओर से योगदान के रूप में दिए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि चौथे नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है डिस्क्राइब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट या मोशन। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये असल में क्या है? तो इसे आप अविश्वास प्रस्ताव के तौर पे भी देख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? संवैधानिक प्रावधानों को अगर देखा जाए तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो तब तक काम कर सकती है जब तक कि लोकसभा में उसके पास बहुमत है। और अगर बहुमत का अभाव होता है, मतलब विपक्षी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास अब बहुमत रह नहीं गया है, तो वह इस प्रस्ताव को ले आ सकती है। और ऐसी स्थिति में जब ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसके बाद बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और अगर बहुमत सिद्ध न हो जाए
तो तत्काल ही कुर्सी छोड़नी पड़ती है, यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो पूरी है सत्ताधारी सरकार की, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव का फंडा है। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। इसे देख सकते हैं आप। तो अनुच्छेद 21 जो है फंडामेंटल राइट्स का, उसमें इसका वर्णन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो अनुच्छेद का जिक्र कर दीजिएगा। और जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इससे गारंटी प्राप्त होती है। इसे आप लिख दीजिएगा। और यह गरिमामय जीवन जीने की गारंटी देता है। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे सस्पेंड नहीं कर सकते, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो। ये एक बड़ी बात है। और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। अब यह जो अवधारणा है, देखिए फायदेमंद तो है, ये फायदे के लिए ही लगाई गई है, संविधान में जोड़ी गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति का जो मानवाधिकार है उसका हनन नहीं किया जाए, उसे जीवन जीने का और सम्मानपूर्वक सुखी ढंग से जीने का अधिकार प्राप्त हो। जीने के लिए तो बहुत लोग जीते हैं। तो यहाँ इसीलिए निलंबन वाला जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है या इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है कि यह जो अवधारणा है ये मृत्युदंड या गर्भपात मतलब एबॉर्शन जो होता है उसमें, या इच्छा मृत्यु जो होती है, या पुलिस क्रूरता, न्याय संगत हत्या या पशु अधिकार संबंधी जो मामले होते हैं उनमें बहस का विषय बन जाती है। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सबके पास है, चाहे वो अजन्मा बच्चा हो, कोई जानवर हो, या पुलिस की कैद में रहने वाला कोई अपराधी हो, या फिर कोई इनकाउंटर किया जाने वाला अपराधी हो, जिसे कि पुलिस अपनी गोलियों से भून डालती है। तो वहाँ भी ये जो जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ये आड़े आ जाता है। और ऐसे में फिर बहस पैदा हो जाती है कि क्या ये सही है। तो ये सब चीज़ें हम लिख रहे हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं असीम प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो ये असीम मंच क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसी को कहा जाता है असीम, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ये एक स्कीम है जिसको कि यहाँ पे शुरू किया गया है और ये एक प्लेटफॉर्म के तौर तरीके से काम करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो बेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये काम करेगा। और जो कुशल लोग हैं उनको स्थायी आजीविका के जो अवसर होंगे उनको खोजने का यहाँ पूरा मौका मिलेगा, मतलब वो अपने लिए रोजगार की तलाश कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC और इसके अलावा जो बेंगलुरु स्थित कंपनी है बेटर प्लेस, उसके द्वारा विकसित और मैनेजमेंट उसका किया जा रहा है, यानी प्रबंधित किया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न में देखिएगा, यहाँ एस्टेरॉयड 16 साइकी के बारे में पूछा गया है, यानी क्षुद्र ग्रह जो 16 साइकी है वो असल में क्या है। तो इसकी डिस्कवरी होती है 1853 में। एक इटालियन खगोल विज्ञानी थे जिनके द्वारा इसे खोजा जाता है। और आप जानते हैं कि जितने भी एस्टेरॉयड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। और यह भी जैसे बाकी प्लैनेट्स या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक वैसे ही ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं उसकी ग्रेविटी में फंसकर। अब ये जो एस्टेरॉयड है ये भी उसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। और यहाँ ये कहा गया कि जो हाल का अवलोकन है, हाल की जो रिसर्च है, उसके आधार पे एक तस्वीर यहाँ स्पष्ट होती है कि चट्टानों और बर्फ से बने अधिकांश क्षुद्र ग्रहों के विपरीत, यानी जो ज़्यादातर एस्टेरॉयड होते हैं उनमें चट्टानें होती हैं और बर्फ होती है, लेकिन यहाँ जो साइकी 16 है इसका पूरा जो ढांचा है वो लोहा और निकिल, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि आयरन और निकिल से बना हुआ है। इसके साथ साथ जो इसके और अवशेष हैं उसमें दुर्लभ प्रकार की जो धात्विक सामग्रियां हैं या खनिज पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सोना है, प्लैटिनम है, कोबाल्ट है, इरिडियम है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें किस बात की ओर इंडिकेट कर रही हैं? यहाँ पर चट्टानें और बर्फ नहीं है बल्कि धातुओं का पूरा ठोस दायरा पाया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो साइकी 16 है ये किसी ग्रह का घिसा हुआ अंतिम हिस्सा है, बीच का पार्ट है। जैसे आपने देखा है ना, हमारी अर्थ जो है उसके 3 लेयर्स देखी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी लेयर हम बनाकर उसमें इसे पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ते हैं, लेकिन बीच में इसमें क्रोड होता है या कोर होता है। बीच में कोर के बाद ये ऊपर मेंटल होता है और सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है। तो साइंटिस्ट जो है वो मान रहे हैं कि साइकी 16 जो है उसकी ऊपर वाली दोनों लेयर खत्म हो चुकी है, घर्षण और रगड़ के प्रभाव से ये नष्ट हो चुकी है। सिर्फ बीच का जो इसमें कोर या क्रोड है, केंद्र, वही शेष बचा हुआ है और वहाँ पर लोहे और निकिल की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अर्थ में है। ये इसके पीछे का अंदाजा है। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न में गगनयान के बारे में पूछा गया है, जो कि भविष्य का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भाषण का वक्तव्य था, मतलब मोदी जी के द्वारा ही कहा गया था और इसरो ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी योजना है कि 2022 तक किसी मनुष्य को या मनुष्यों के दल को
अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और भारत का ये मानव युक्त पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक एम्बिशियस इंडियन प्रोजेक्ट है और इसमें अगर देखा जाए तो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 वहाँ तक, और अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव युक्त मिशन ये होगा। 7 यहाँ देख रहे हैं आप 3 सदस्यीय जो दल हैं उन्हें 5 से लेकर 7 दिन तक यहाँ अंतरिक्ष में रखा जाएगा। ये इस योजना का पूरा रूप है। और गगनयान को लॉन्च करने के लिए जो यहाँ व्हीकल होगा वो GSLV मार्क 3 होगा, ये आप देख रहे हैं। और इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन हाँ इससे देश का नाम होगा, ये भी एक इसके पीछे बात है। भारत ने अपने पहले मानवयुक्त मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं उन्हें चुना है अंतरिक्ष यात्री के तौर पे, क्योंकि इनकी क्षमता अच्छी खासी होती है। ये अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त आसमान में बिताते हैं ट्रेनिंग के दौरान या युद्ध के दौरान, और हवा में गोते लगाने की इनके अंदर पहले से ही अभ्यास होता है। सर्वाइव करने की इनके अंदर योग्यता होती है, तो इसके लिए इन्हें चुना गया है। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो इस समय मास्को में हो रही है, शुरू कर दिया गया है उसे प्रशिक्षण को। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ CSR के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, गांधी जी का एक स्वप्न था कि भारत में चारों ओर समानता हो। जो पूंजीपति वर्ग है वो जो निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है उसके बारे में भी सोचे और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, यानी अपनी संपत्ति का वो खुद को मालिक ना माने बल्कि संपत्ति का चौकीदार माने, और चौकीदार मानते हुए उसे सही दिशा में लगाए। इसी को कहा जाता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन करना जो सक्षम व्यक्ति है उसका कर्तव्य है। हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय दर्शन है उसमें भी कहा गया है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो दूसरों को भी अपने यहाँ आश्रय दीजिए। जैसे आप देखते हैं कि कोई छायादार वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो जितना बड़ा और घनी छाया वाला वृक्ष होगा उसके अंदर उतने ही जीव निवास करेंगे। उसके अंदर, उसकी जड़ों में, उसकी पत्तियों पर, उसकी टहनियों पर या उसकी छाया में नीचे विश्राम करने वाले और निवास बनाकर रहने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा आप फैले हुए विस्तृत दायरे में हैं, सामर्थ्यवान हैं, उतना ही आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो CSR की अवधारणा है वो इसी प्रकार से निकल कर आती है। और भारत ऐसा पहला देश है जो कि CSR को यहाँ पे मैंडेटरी बना दिया है, मतलब इसे अनिवार्य तौर पे देखा गया है। और जितनी भी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं उन्हें अपने जितना भी कमाई है, जितनी भी उनकी पूंजी है, उसमें से CSR के तौर पे धनराशि देनी होती है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि अलग अलग सेक्टर में कंपनियां इन्वेस्ट तो करती हैं, लेकिन उसमें भी अपना प्रचार का जो जुगाड़ है उसको खोज लेती हैं। यानी 2% हिस्सा अगर अपने पैसे का खर्च करके उनका बढ़िया एडवर्टाइज हो जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आखिर प्रचार पर वो भारी भरकम पैसा खर्च करती है। आजकल प्रचार की ही दुनिया है, जितना आप एडवर्टाइज करेंगे उतना ही फले फूलेंगे, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो ये काम ये कंपनियां बखूबी जानती हैं और इस काम में अच्छा खासा पैसा लगाती हैं। अब अगर सरकार की ओर से उन्हें ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि आप इसमें 2% इन्वेस्ट करिए, तो वो खुशी खुशी कर देती हैं और उस क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा खासा प्रचार करती हैं और उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं और साथ में लोकप्रियता भी मिलती है। लोकप्रियता इस बात की कि ये कंपनी जो है बड़ी दयालु है, दानवीर है, ये अपनी ओर से इतना इन्वेस्ट कर रही है। ये सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कृषि मेघ, इसके बारे में बताना है आपको। तो कृषि मेघ क्या है? भारतीय जो कृषि क्षेत्र है उसमें अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। और ये पशुओं में जो छवि विश्लेषण है और बीमारी की पहचान करने वाला प्रोसेस है उसको अंजाम देगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से ये लैस है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि जितने रिसर्चर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं, इसके अलावा जो फार्मर्स हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि कृषि अनुसंधान के बारे में नवीनतम जानकारी और अपडेट जो है वो उन्हें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। और आप लिख सकते हैं इसमें राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी जो NAHPC है, माफ़ कीजिएगा, EP है, उसके तहत स्थापित कृषि मेघ एक तरह से ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका डेटा रिकवरी केंद्र के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेक्शन C आप देख रहे हैं, 25-25 शब्द सीमा वाले 20 प्रश्न इसमें आपको दिखाई देंगे। पहला आपका TADP प्रोग्राम है यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये योजना है। तो इसमें देश में एक लचीली और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के लिए नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसमें पिछड़े जिलों को चिन्हित किया गया है और इनकी तादाद कितनी है? 117 है, यानी 117 है। और स्वास्थ्य क्षेत्र का उत्थान करना ये इसका लक्ष्य है। और इसमें आप अगर देखिएगा तो स्वास्थ्य और पोषण इस कार्यक्रम के 6 मुख्य क्षेत्रों में अधिकतम महत्व यानी 30% का शेयर रखते हैं। इसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आई फ्लोज, इस पर आपको दूसरी टिप्पणी लिखनी है। तो यह क्या है? ये एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, ये तो आप देख ही रहे हैं। और यह एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। मतलब ये कैसी है? ये इंटीग्रेटेड है। और यह प्रणाली जो है ये मौसम अपडेट के साथ 3 दिन पहले बाढ़ का अंदाजा लगाकर बता देगी कि आज से 3 दिन बाद भयंकर बाढ़ आने वाली है। तो इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समय मिल जाएगा। और इसका डेवलपमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। इसके बाद 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें SCM के बारे में पूछा जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उनका ढांचा है उसको बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए प्रमोट करना और उसे स्मार्ट बनाना, ताकि एक अच्छी और गुणवत्ता युक्त जो जीवन शैली है वो लोगों को प्राप्त हो सके। और भारत में स्मार्ट शहरों का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC, इसका उपयोग होना शुरू हो गया है, इसे आप लिख सकते हैं। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। ये सब चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 4थे नंबर के प्रश्न में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी लॉन्चिंग होती है 2 अक्टूबर 2014 को, यानी 2014 में जो गांधी जी का बर्थडे था उस दिन से ये शुरू होता है। और स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पे क्लीन इंडिया मिशन के तौर पे भी देखा जाता है। कंट्री वाइड, मतलब वही अंग्रेजी का इसका रूपांतरण है, कंट्री वाइड कैंपेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरे देशव्यापी अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया हुआ। और इट वॉज लॉन्च टू एसिलरेट द इफोर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू मेक इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री। मतलब भारत को कई तरह की जो बुराइयां हैं उससे निजात दिलाना। पहला तो कचरा मुक्त बनाना, पूरी स्वच्छता को अपनाना, उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना, और ओपन डिफेक्शन फ्री यानी ODF फ्री यहाँ पे करना, ये भारत को इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको नकल के बारे में बताना है। तो नकल क्या है? ये वो वाली तो नकल है नहीं जो आप दूसरे की कॉपी देखकर लिखना शुरू कर देते हैं। यह जो नकल है इसका मतलब है, यहाँ आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कला है, इसको नौटंकी भी कहा जाता है। नकल का ही दूसरा नाम नौटंकी भी है। यहाँ पर किसी कहानी या किसी घटनाक्रम या किसी दैनिक जीवन की घटना को आधार बनाकर उसी पर एक नाटक आयोजित किया जाता है और उसमें लोग प्ले करते हैं, मतलब अपना पार्ट निभाते हैं। पहले के समय में, अब तो ये कलाकार किया करते हैं, अब जानवरों को नचाने या पकड़कर उन्हें प्रस्तुत करने का जो प्रोग्राम था उस पर बैन लग चुका है। लेकिन पहले के समय में भालू नचाने वाले आते थे, बंदर नचाने वाले आते थे। तो भालू को सिखाए रहते थे पहले से, मार पीट कर शोषण उनका करते थे, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते थे, मार पीट कर ये चीज़ें सिखाते थे। और मदारी जो होता था वो दूर बैठकर उसे निर्देश देता था और भालू जो है वो एक्टिंग करता था। तो इस प्रकार से नौटंकी होती थी। और आजकल जो कलाकार हैं, मतलब मनुष्य हैं, वो किया करते हैं। बंदर होते थे राम बहादुर और चंपाकली, और उसमें जो चंपाकली होती थी वो मायके चली जाती थी और राम बहादुर जो है उन्हें मनाने जाते थे और मायके से लिवा कर आते थे। तो ये सब जो कहानियाँ हैं ये चलती थी। और इन्हीं लोक कथाओं के आधार पर जो जानवर हैं वो अपना नृत्य दिखाते थे डंडे के डर पर, और मदारी जो था वो अपना पैसा बटोरता था, और पैसा नहीं मिलता था बल्कि अनाज बदले में मिलता था, और उसमें से वो खिलाता पशुओं को बहुत थोड़ा सा था और बाकी मुनाफा अपने पास रख लेता था। ये सब चीज़ें। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर जूनोटिक डिजीज़ के बारे में आपको लिखना है। तो जूनोटिक डिजीज़ का मतलब क्या है कि पशुओं से मनुष्यों में जो बीमारी स्थानांतरित हो या वायरस का लेन देन हो जाए, ऐसी जो डिजीज़ होती हैं, इस प्रकार से जो बीमारियाँ फैलती हैं उसको जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। जैसे निपा वायरस था, या कोरोना वायरस है, या इस प्रकार की जितनी वायरस हैं, या ये जो जूनोटिक वाले डिजीज़ हैं, इनकी फैक्ट्री पूरी चाइना बन चुका है। मतलब चीन में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो जानवरों से मनुष्यों में सीधा संक्रमण जो बीमारियों का आजकल हो रहा है, उससे ये शब्द चर्चा में आया है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो अगला है वो आपका देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट चुनौती है। चुनौती एक नया स्टार्टअप चैलेंज है और केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महामारी की स्थिति के दौरान सामने से आने वाली समस्याओं का संभावित समाधान खोजना, चुनौतियों का सामना करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद 8वें नंबर पर यहाँ आप देख रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है, यानी विनिवेश। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार जो है वो सार्वजनिक उद्यमों की जो परिसंपत्तियां होती हैं उन पर आंशिक या पूर्ण रूप से यहाँ राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए, मतलब उनका कुछ हिस्सा बेच देती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा होता है उसको पूरा करने के लिए सरकार जो उसका उद्यम होता है या उपक्रम होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, उसके कुछ शेयर को बेच देती है और इससे जो मुनाफा होता है उससे वो अपने घाटे को पूरा कर लेती है और वो हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है और वो उसका संचालन करता है। इस प्रकार से ये काम चलता है। इसके बाद सेस, ये 9वें नंबर का है।
तो सेस जो है ये एक एडिशनल टैक्स के तौर पे देखा जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पज से आरोपित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कृषि कल्याण सेस है, इसके अलावा स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, ये सब लगता है। और ये जो सेस होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो दोनों तरह के टैक्स होते हैं उन पर इम्पोज किया जा सकता है। 10वें नंबर के प्रश्न में आप टीआरपी को देख रहे हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इसको कहा जाता है। आपने सुना होगा कि फलाने सीरियल इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसकी टीआरपी लगातार गिर रही थी। अच्छा चल रहा था, अच्छे भले उसके एपिसोड आ रहे थे, कलाकार बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन टीआरपी गिरती जा रही थी। तो इसके चलते जो डायरेक्टर था या प्रोड्यूसर था उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि उससे कमाई नहीं हो रही थी, लोकप्रियता कम हो रही थी। तो टीआरपी जो है वो लोकप्रियता को नापने का एक मापदंड है। अब इसको नापते कैसे हैं? तो शहरों या जो एरिया तय किया जाता है उसके कुछ टेलीविजनों में एक यंत्र लगा देते हैं और वो यंत्र इस बात को रिकॉर्ड करता है कि कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बार देखा जा रहा है या रोज देखा जा रहा है, ज़्यादा चाव से देखा जा रहा है। इस चीज़ को वो रिकॉर्ड करता है और उसके आधार पर टीआरपी डिसाइड की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्रों को चुनकर वहाँ पर देखी जाती है। हर क्षेत्र में टीआरपी नहीं देखी जाती या उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता, तो इसके चलते सही आकलन भी नहीं हो पाता। एक खास क्षेत्र की जो आबादी है उसकी जो पसंद नापसंद है उसी का पता चलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न में कम्युनलिज्म के बारे में पूछा गया है, तो इस पर क्या लिखिएगा? देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब ऐसा इसमें कहा जा सकता है कि दो धर्मों के बीच में यहाँ विवाद, जैसे कोई मानव समुदाय हो और उसमें एक से ज्यादा धर्म हो और वहां पर धर्म के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए तो वो सांप्रदायिकता की ओर इंगित करता है या इशारा करता है। और हमारा देश जो है यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, मुख्य रूप से दो धर्म है, इस्लाम और हिंदू, और भी धर्म है, लेकिन इनके बीच में जो भेदभाव है उसको भी आप सांप्रदायिकता की संज्ञा दे सकते हैं। हालांकि संविधान या भारत का जो मूल ढांचा है वो इसका समर्थन नहीं करता है। ये चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय को आप कैसे लिखिएगा? जो औसत प्रति व्यक्ति आय होती है वो किसी क्षेत्र में आबादी के जीवन स्तर का मूल्यांकन और निर्धारण करने में सहायता करती है। और ये होती क्या है? तो एक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय द्वारा अर्जित की गई औसत राशि को ये एक समय में संदर्भित करती है। इसे आप लिख सकते हैं। और क्षेत्र में कुल आबादी द्वारा कुल आय को विभाजित करने का ये व्युत्पन्न है। इसके बाद एससीओ को देख लीजिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसके बारे में कहा जा रहा है। ये आता है प्रभाव में 2003 में और परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसे देखा जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को बहाल करना। जिस क्षेत्र में ये स्थापित किया गया है वहाँ पे शांति, सुरक्षा और स्थायित्व को ले आए, यही इसका मूल उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य है कोऑपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, एजुकेशन, कल्चर एक्सेट्रा, मतलब हर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना। इसमें जो मेंबर्स है उसमें चाइना भी है, यहाँ आप देख रहे हैं चाइना है, इसके अलावा इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान इसमें सदस्य कब बनते हैं? 2017 में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? संवैधानिकता की जांच करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है उसके पास कुछ खास पावर्स होती हैं और संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर उसे शून्य घोषित करता है। और शीर्ष अदालत ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया है। ये चीजें हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंटल यहाँ पे आदेश दिया गया है तो उसका ये फिर से एक बार पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है। इसके बाद और किसी मुकदमे की अगर सुनवाई हो चुकी है, उस पर मामले का पूरा निर्णय दिया जा चुका है, तो वहां भी फाइल को फिर से खोला जा सकता है। इसके बाद 15वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें कार्बन टैक्स पर आपको लिखना है। तो कार्बन टैक्स क्या है? प्रदूषण कर के तहत वर्गीकृत कार्बन टैक्स उन व्यक्तियों या कंपनियों पर लगाया जाता है जो कार्बन आधारित ईंधन को जलाते हैं। ये इसके पीछे का रहस्य है। और शुष्क जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ये लगाया जाता है। ये शुल्क है, मतलब पैसा है, और इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न में नेशनल रजिस्टर फॉर ऑफ सिटीजन्स के बारे में कहा गया है, यानी एनआरसी का जो मुद्दा था उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो नागरिकों का जो राष्ट्रीय रजिस्टर है इसको तैयार किया जाता है 1951 में और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए भारत के सभी नागरिकों की ये सूची है। 2015 से बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए असम राज्य में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। मतलब ये काम चल रहा था और इसमें काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था और इसका उद्देश्य है सूची से अवैध प्रवासियों के नाम को हटाना और उन्हें निर्वासित करना। नागरिकता के लिए अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए जो कट ऑफ तारीख है वो 24 मार्च 1971 है, यानी उससे पहले वाला।
और उससे बाद वाला, इसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। 17वें नंबर के प्रश्न में चंद्रयान 2 को आप देख रहे हैं, जो कि मिशन आधा ही सफल हो पाता है और आधा असफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ विक्रम लैंडर गड़बड़ी मचा देता है और सही जगह पर लैंड नहीं कर पाता, वो कहीं खो जाता है और उसके बाद समस्या खड़ी हो जाती है। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना और वहाँ पर जो टाइटेनियम का बृहद भंडार है उसकी तलाश करना, क्योंकि टाइटेनियम ऊर्जा का एक यहाँ पे अचूक भंडार देखा जा सकता है। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाता अगर वो ऐसा करने में सफल होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कुल मिलाकर जो बाहर रोवर है वो परिक्रमा करके चारों ओर से जो डाटा है उसको इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उतरने वाला काम नहीं हो सका। इसे हम देख रहे हैं। चंद्रयान फर्स्ट इससे पहले लॉन्च हो चुका है और ये 2 वाला जो मिशन था ये इससे इम्प्रूव करके आगे की जो प्लानिंग है वो की जाती है, लेकिन ये पूरी सक्सेसफुल नहीं होती है। ये चीज़ें इसे आप लिख सकते हैं। कब लॉन्च किया जाता है और कौन कौन से इसके अंदर पार्ट थे, इसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे सब्सिडी के बारे में कहा जा रहा है। तो सब्सिडी क्या है? आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, किसानों तथा व्यवसाय निगमों को सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन या सहायता के रूप में पैसा दिया जाता है उसे सब्सिडी कहा जाता है। सब्सिडी 2 तरह की होती है, एक तो प्रत्यक्ष होती है, माने नगद भुगतान किया जाता है, और दूसरी अप्रत्यक्ष होती है, मतलब ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, तो वो भी एक सब्सिडी है। इसके अलावा बीमा आदि जो है वो भी एक सब्सिडी के तौर पे ही देखा जाता है। 19वें नंबर के प्रश्न में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है और 20वां जो प्रश्न है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर पूछा गया है। तो पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको देख लीजिए। सतत विकास, जो ब्रूनलैंड कन्वेंशन है उसके तहत इसकी परिभाषा आती है, और ये जो ब्रूनलैंड कन्वेंशन है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और वहाँ पर प्रेजेंट जनरेशन जो है वो अपने लिए आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल करे और भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखे। यही इसके पीछे उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए संसाधन हैं जो कि सीमित मात्रा में है, उनको हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। ये अनलिमिटेड नहीं है कि हम जितना इसमें से निकालते जाएंगे ये कम नहीं होंगे, जैसे कि भूमिगत जल है या जीवाश्म ईंधन है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके ऊपर भी कोई खास असर न पड़े, यानी वह भी अपनी ज़रूरतें इन चीज़ों से पूरी कर सके। ये आपका धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी न्यूनतम मासिक आय के बारे में कहा जा रहा है। तो सार्वभौमिकता और बिना शर्त के सिद्धांत के आधार पर यूबीआई इस बात की वकालत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक न्यूनतम आय का अधिकारी होता है। मतलब देश का नागरिक अगर है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास एक न्यूनतम मासिक आय होनी चाहिए, और इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी देना है ताकि वे जरूरी जो वस्तुएं हैं वहां तक अपनी पहुंच बना सकें और गरिमायुक्त जीवन जी सके। इस प्रकार से हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर को पूरा कंप्लीट किया है। अभी ये श्रृंखला जारी रहेगी, 10 टोटल पेपर इसमें है और इसके साथ आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।